दोस्तों, अगर दिमाग का ताला खोला जा सकता है तो वो टेक्नोलॉजी की चाबी ही से मुमकिन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो अर्निंग की फील्ड से हैं, चाहे वो लर्निंग की फील्ड से हैं, या सोशल मीडिया में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या यूट्यूब में यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रिसोर्सेज के साथ मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करेंसी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक करेंसी की वो किस्म जो आजकल इस वक्त दुनिया में रैजुल अमल है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और इस करेंसी की जेनेरिक फॉर्म को पेपर करेंसी कहते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल को देखा जाए तो ये पेपर करेंसी डॉलर की फॉर्म में भी है, रुपये की फॉर्म में भी है, दिनार की फॉर्म में भी है, दिरहम की फॉर्म में भी है, और इस तरह ये डिफरेंट कंट्री में ये रैजुल अमल है। करेंसी की दूसरी वो किस्म है जिसका आजकल आपने सोशल मीडिया के ऊपर शोर होगा सुना होगा, और ये वो करेंसी है जो डिजिटल फॉर्म में है, जो क्रिप्टो करेंसी है। और इसकी एग्जांपल में बिटकॉइन भी आ जाती है, पाई कॉइन भी आ जाती है, लाइट कॉइन भी आ जाती है, और इथेरियम वगैरह ये सब आ जाती हैं। तो ये इस करेंसी की दूसरी किस्म हो गई। तो इस तरह हम करेंसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो पॉइंट का बगौर जायज़ा लेंगे। पॉइंट नंबर 1 में इस डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को या पाई कॉइन या बिटकॉइन, इथेरियम या लाइट कॉइन, इनमें हम अपना कैसे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कैसे कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश डॉलर की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, रुपये की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, दिनार की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, और उस कैश को वापस किस फॉर्म में हम निकलवा सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट इसका हम जायज़ा लेंगे। दूसरे नंबर पे ये जो पेपर करेंसी है, इसमें कौन सी डेफिशिएंसीज थी, कौन से ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से हम पेपर करेंसी को कुछ लोग और कुछ कंट्री छोड़कर जो है ना इस डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट हो रहे हैं, और कौन सी जो है ना कंट्रीज़ में ये लीगल है और कौन सी कंट्रीज़ में इलीगल है। तो ये दो पॉइंट बेसिकली हो गए जिसका हम इस वीडियो में बगौर जायज़ा लेंगे। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले जना अगर हम जो पेपर करेंसी है इसमें कौन सी है, इसका ओरिजिन, और इसके बाद इसमें कौन सी डेफिशिएंसी या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम इससे कुछ लोग जो ना शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलें अब दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने करेंसी की तारीख को समझना है तो दो कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, और वो दो कंसेप्ट कौन से हैं जी? एक गुड्स और उसके बाद सर्विसेज। जब करेंसी का इस दुनिया में नामो निशान ही नहीं था तो उस वक्त काम इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज से ही चलाया जा रहा था। मीन कि अगर किसी को मैंने सर्विसेज दी हैं या किसी के यहाँ मैंने एक दिन मजदूरी की है तो उसके बदले में जो मुझे उजरत मिलती थी वो गुड्स की फॉर्म में मिलती थी। उस इंडिविजुअल या शख्स के पास जो भी गला अनाज या जो साजो सामान था वो उसके बदले में मुझे दे देता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरीक़ाकार को भी नाकाफ़ी समझा गया और मिस्र में पहली पेपर करेंसी का वजूद में आ गई, और इस पेपर करेंसी को रसीदों का नाम दिया गया। हर रसीद की कोई ना कोई वैल्यू होती थी, कोई ना कोई कीमत होती थी जो उस वक्त की हुकूमत तय करती थी। इसके अगर मेरे पास ये एक रसीद 100 रुपीज़ या $100 की है तो मैं किसी से 100 रुपीज़ या $100 के इक्विवेलेंट उससे मजदूरी या उसकी सर्विसेज में ले सकता था। लेकिन ये कंसेप्ट एक इंडिविजुअल के लिए तंग करने वाला था कि एक इंडिविजुअल या मजदूर की मजदूरी जो ना उस वक्त की गवर्नमेंट तय करे, ये उसके लिए सबसे तंग करने वाली चीज़ थी। और फिर इस कंसेप्ट को 700 कबल मसीह 1600 में चेंज कर दिया गया, और 1600 में स्वीडन और चाइना में बाकायदा पेपर करेंसी का अजरा हुआ। और इस पेपर करेंसी और जो मिस्र में रसीदें थी इनमें मेजर जो डिफरेंस था, इस पेपर करेंसी में कीमती धात का इस्तेमाल किया गया। मीन कि अगर ये मेरे पास 100 रुपीज़ या $100 का कैश है तो इसमें 100 रुपीज़ या $100 के इक्विवेलेंट इसमें मेटल को बिल्ड कर दिया गया था, और फिर इसी कंसेप्ट को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया था। फिर वक्त के साथ साथ इसमें भी एक तब्दीली आ गई कि हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने सोचा कि बजाय हम हर नोट में जो ना इतनी कीमती धात लगाएं, तो उन्होंने क्या किया जी, एक सेंट्रल बैंक बनाया और कीमती धात या मेटल जो ना उस सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया, और उसके बदले में वहाँ से कैश का या करेंसी का अजरा करा लिया। और आज अगर हम मॉडर्न करेंसी को देखें तो उन नोटों का बगौर जायज़ा लें तो उसके ऊपर हमें ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि हामिल लिहाजा को ये गवर्नमेंट के मुतालबे पे इशू किया गया है। इस कागज़ के टुकड़े की सिर्फ इतनी ही वैल्यू है कि ये एक सेंट्रल बैंक और उस वक्त की हुकूमत के दरमियान एक सोशल एग्रीमेंट है। इसके अलावा इसकी
कोई भी वैल्यू नहीं है। 18वीं सदी में ये रियलाइज़ किया गया कि अगर एक कंट्री ए ने कंट्री बी को कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो अपनी करेंसी की फॉर्म में नहीं करेगा। इस तरह 18वीं सदी में एम्स्टर्डम के शहर को एक मरकज़ी हैसियत हासिल होगी और इस सिटी में ये डिसाइड किया गया कि आइंदा अगर ए कंट्री बी कंट्री को कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो डॉलर की फॉर्म में करेगा। तो दोस्तों 18वीं सदी में डॉलर को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी और ये इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर जाने लगा। अब अगर बगौर इस सिस्टम का सारा जायज़ा लें तो हर मुल्क में क्या है जी एक सेंट्रल बैंक है और वही जो है ना इन करेंसी को कैश को जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं। क्या अब एक हुकूमत के बस में है कि वो अनलिमिटेड नोट छाप दे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर वो अनलिमिटेड नोट छाप भी देती है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा जी, सबके पास लाखों रुपीज़ करोड़ों रुपीज़ बहुत सारे रुपीज़ आ जाएंगे। जब वो मार्केट में जाएंगे कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, अगर वो उन्होंने 1 किलो जना वेजिटेबल परचेज़ करनी है तो 1 किलो वेजिटेबल दुकानदार ये शॉपकीपर सिर्फ उसी इंडिविजुअल को देगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे और इसका एंड रिज़ल्ट ये निकलेगा कि महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। इसलिए एक हुकूमत के बस में बिल्कुल नहीं है कि वो अनलिमिटेड नोट छाप दे। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो गया आपका पेपर करेंसी के बारे में जो इस वक्त दुनिया में रैजुल अमल है, लेकिन मेरी वीडियो आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। अब मैं इसी क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को देखें तो ये कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है, एक क्रिप्टो और उसके बाद करेंसी। करेंसी की डिटेल अभी मैं आपको बता चुका हूँ। जो लफ्ज़ क्रिप्टो है ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एक टर्म है और इससे पहले अगर आपने कभी सुना हो क्रिप्टोग्राफी का नाम। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली क्या है जी, अगर हमने कोई इंग्लिश का सेंटेंस या इंग्लिश का करैक्टर सपोज हमने ए को इस लोकेशन से इस लोकेशन पर सेंड करना है तो क्रिप्टोग्राफी ये कहती है कि ए को उसकी प्रॉपर फॉर्म में ना सेंड करें, वो ए को ओरिजिनल फॉर्म में ना सेंड करें बल्कि इसको इनक्रिप्ट करके भेजें। मीन के ऐसी फॉर्म में भेजें जो एक दूसरा शख्स कोई पढ़ ही ना सके, सिर्फ इस ए को वही शख्स पढ़ सके जिस लोकेशन पे हम भेज रहे हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट इनक्रिप्शन का कहलाता है। इसमें हम किसी भी करैक्टर या सेंटेंस को डिकोड कर देते हैं, उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं भेजते। तो क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट भी बेसिकली यही है। इसमें करेंसी को हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं भेजते, इसको बीच में हम इनक्रिप्ट करके भेज देते हैं। दोस्तों जिस तरह पेपर करेंसी की कोई ना कोई फॉर्म है वो किसी न किसी शक्ल में एग्जिस्ट करती है। किसी मुल्क में पेपर करेंसी डॉलर में है, किसी मुल्क में रुपये में है, किसी में यूरो में है और किसी में दिनार और दिरहम में है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इसकी फॉर्म कौन सी हैं? बेसिकली इसकी बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम और अभी जो इस वक्त जिसका चर्चा है जो अभी लॉन्च होने जा रही है पाईकॉइन, ये सब की सब क्रिप्टो करेंसी की एग्जाम्पल है। इस क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिन देखें, इसकी फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो बेसिकली क्या है जी 2008 में आई थी और वो बिटकॉइन ही थी। इसको एक गैर मारूफ शख्स सतोशी नाकामोटो ने जो है इसको दुनिया में मुतारफ़ कराया और उस वक्त इसके ऊपर इस बिटकॉइन के ऊपर कोई बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि ये इसकी फर्स्ट फॉर्म थी। लेकिन उस वक्त जिन्होंने इसके ऊपर जो है इन्वेस्ट किया, जिन्होंने इसके ऊपर पैसे लगाए, आज वही एक बिटकॉइन $54,000 से भी ऊपर बढ़ चुकी है जिसकी लाखों रुपीस जो है कीमत बनती है। तो दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन 2 पॉइंट के ऊपर देखें, एक तरफ पेपर करेंसी और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी। जब भी मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूंगा उसमें ये सारी करेंसीज आ जाएंगी, पाईकॉइन भी आ जाएगी और उसके बाद बिटकॉइन भी आ जाएगी, इथेरियम, ये सब करेंसीज आ जाएंगी। और पेपर करेंसी की जब भी मैं बात करूंगा उसमें सब कैश आ जाएगा, रुपीज़, डॉलर, दिनार, ये सब आ जाएंगे। इन पेपर करेंसी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों मुमकिन है। अगर हम जो ना कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देते हैं, 1 साल बाद हमें उसके अगेंस्ट जो ना कुछ बैंक हमें प्रॉफिट दे देता है, उस इन्वेस्टमेंट का हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। और इसी कैश, इसी करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग भी मुमकिन है। मीन के मेरे पास अगर पेपर करेंसी है, डॉलर है, रुपीज़ है, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाऊं तो इसके अगेंस्ट मैं गुड्स या सर्विसेज सेल और परचेज कर सकता हूं। जबकि दूसरी साइड पे अगर आ जाए क्रिप्टो करेंसी, इसमें ट्रेडिंग और उसके बाद इन्वेस्टमेंट मुमकिन है। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है, मेरे पास पाईकॉइन है या बिटकॉइन है और मैं शॉप पे चला जाऊँ और उसके अगेंस्ट कुछ जो ना गुड्स परचेज करूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये कुछ कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो ना होटल्स हैं, वहाँ पे जो ना ये अवेलेबल्स है, वहाँ पे आप ये ट्रेडिंग इस क्रिप्टो करेंसी में मुमकिन है। लेकिन इस कंट्री में, पाकिस्तान में, इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है ये सहूलत।
जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मोस्टली लोग जो ना इसी क्रिप्टो करेंसी को एज अ इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक गोल्ड को परचेज कर लेते हैं और उसको जाके जो ना बैंक के लॉकर में रख देते हैं और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जो ना इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और किसी ख़ास मुद्दत के ऊपर जाके आप उसको दोबारा जो ना सेल कर देते हैं और उसके अगेंस्ट वापस जो ना कैश ले आते हैं। और अक्सर लोग इसी पाई कोइन, बिटकॉइन और इथेरियम को, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। पाई कोइन क्योंकि अभी लॉन्च होने लगी है, ये क्योंकि फ्री है, इसको आप वैसे ही जो ना ये फ्री में कुछ पाई दे रहे हैं। अभी इसकी मार्केट में इसके अगेंस्ट डॉलर की क्या वैल्यू है, इस एक पाई कितने रुपीज़ के बराबर है, एक पाई कितने दिनार के बराबर है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि ये मार्केट में आई नहीं है। और अभी तक क्योंकि मार्केट में आई ही नहीं है तो इसके अच्छा या बुरा होना है, फ्रॉड या इसको ठीक होने में अभी तक जो है इसका तयन किया ही नहीं जा सकता। तो अब दोस्तों बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र के ऊपर। एक साइड पे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है और दूसरी साइड पे हमारे पास पेपर करेंसी है। इन दोनों में मनी ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, मीन के कैश की ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है। अब जहाँ तक पेपर करेंसी की बात है, इसमें सबको पता है जी, एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में कोई हमने ट्रांजैक्शन करनी है, कैश को ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें सिंपली ये है कि ये बैंक जब इसको ट्रांसफ़र करने लगेगा तो बीच में एक सेंट्रल बॉडी या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जिसका नाम है स्टेट बैंक। वो कुछ अपने चार्जेस को डिडक्ट करेगा और उसके बाद इस बैंक से आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र होकर इस बैंक में आ जाएगी। और ये चार्जेस उस वक्त बढ़ जाएंगे जब इस बैंक से आप ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरे मुल्क में, तो दोनों के दरमियान फिर भी एक थर्ड पार्टी जो स्टेट बैंक है वो ज़्यादा चार्जेस काटेगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जब पार्टी ए और बी के दरमियान ट्रांजैक्शन होने लगी है तो दोनों के दरमियान होती है और इसको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है एक माइनर करता है जो दरमियान में बैठा होता है, और वो इसके बदले में इनाम के तौर पर कुछ कॉइन को इनाम के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। जिस तरह पेपर करेंसी में आपके बैंक आपके हर एंटिटी का, हर कस्टमर का, हर अकाउंट होल्डर का कोई ना कोई खाता मेंटेन करते हैं जिसको लेजर कहते हैं और उसके ऊपर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी क्या होता है जी, बेसिकली आपके जो सेंडर है और उसके बाद रिसीवर है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली किस में मेंटेन हो रही है, एक ब्लॉक में हो रही होती है। और वो ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्या होता है जी, इन सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन से एक वक्त आता है फिल हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है जी, फिर दूसरा ब्लॉक लाया जाता है। इन दोनों ब्लॉक को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और कंप्यूटर की जो ना एक टर्म है, इसको इतना एक जना आप ही समझ लें, इसकी इंटरनल वर्किंग ऐसे ही हो रही होती है क्रिप्टोग्राफी की, मनी की ट्रांसफ़र की। मनी ट्रांसफ़र में जिस तरह स्टेट बैंक आपकी पेपर करेंसी में जो ना वैलिडेट करता है कि ये ट्रांजैक्शन करेक्ट हो रही है, ये इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी जब पार्टी ए और बी के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको वेरीफाई कौन करता है जी, बेसिकली माइनर ही करते हैं, इसमें वेरिफिकेशन का काम करते हैं। इन दोनों ट्रांजैक्शन में एक ही फ़र्क है जो ना, स्टेट बैंक यहाँ पे जो ना आपका जो सेंट्रल बैंक है वो आपसे ज़्यादा चार्जेस कलेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे जो माइनर बैठे होते हैं। मनी ट्रांसफ़र जहाँ तक पेपर करेंसी की बात है, अगर ट्रांजैक्शन कोई गलत हो जाती है, ए पार्टी से बी में कोई गलत चली जाती है तो फिर ये रिवर्स भी हो जाती है। जबकि इस वाले क्रिप्टो करेंसी के केस में ये ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती। एक दफ़ा जब हो जाती है तो फिर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली जो ना डन हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, चाहे गलत भी चली जाए, इसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं फ्रॉड के ऊपर। जिस तरह पेपर करेंसी में फ्रॉड जो ना सबको पता है वो क्या हो सकता है जी, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से फ्रॉड होता है। अब क्रिप्टो करेंसी में कौन सा फ्रॉड हो सकता है जी, क्रिप्टो करेंसी या पाई कोइन में कौन सा फ्रॉड हो सकता है, इसमें बेसिकली यही है कि जो ना आपको जो मार्केट में कॉइन आया है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसा कि इससे पहले पाई कोइन से पहले एक गेन कोइन के नाम से आया था, गेन बिटकॉइन के नाम से आया था, और उस शख्स ने क्या किया जी, हमारे पास माइनर है जो कॉम्प्लिकेटेड जो ना एक सर्वर है और चाइना में एग्जिस्ट करते हैं, इस नाम से लोगों ने 2000 करोड़ रुपया जो ना इन्वेस्ट किया और बाद में पता चला कि वो कोइन एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो 2000 करोड़ रुपये के बना फरार हो। दोस्तों पाई क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अभी कबल वक्त होगा कि ये ठीक है या फ्रॉड है, क्योंकि अभी ये लोग जो ना सिर्फ और सिर्फ आपके
फ्री में कुछ कॉइन दे रहे हैं, तो इसमें लेने में आपके कुछ भी नहीं लग रहा, तो आप इसको ले सकते हैं और इसको अपने इनके नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इनके कॉइन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ एजुकेशनल वीडियो थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ आप पाई नेटवर्क को कैसे अपना ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह जनाब पाई आप कलेक्ट कर सकते हैं और हर दफ़ा पाई को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस आने वाली वीडियो में मैं ये बताने लगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, इस पर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर दिमाग का ताला खोला जा सकता है तो वो टेक्नोलॉजी की चाबी ही से मुमकिन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो अर्निंग की फील्ड से हैं, चाहे वो लर्निंग की फील्ड से हैं, या सोशल मीडिया में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या यूट्यूब में यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रिसोर्सेज के साथ मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगी।